So today we are going to study chapter number 26, that is based upon the financial literacy. What is financial literacy? It means you should know about something in the field of finance. Finance, you know, it is directly connected to the banking, the accounting. So all the things that we are going to study is the knowledge of banking sector and the commerce sector, trade sector. Okay. So the first one we are going to study. These are some definitions are written. The first definition is insurance. Insurance क्या होता है? आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोग टीवी में पढ़ते भी होंगे कि ये इंश्योरेंस कराइए, लाइफ इंश्योरेंस कराइए, हेल्थ इंश्योरेंस कराइए। इंश्योरेंस का मतलब ही होता है इंश्योर करना, किसी चीज़ को इंश्योर करना। जैसे कि आप लोग को पता है इसमें इंश्योरेंस के बारे में और बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को इंश्योरेंस की एक नॉर्मल डेफिनेशन बता दे रही हूँ। इंश्योरेंस का मतलब बैंक आपको एक तरीके का बैकअप प्रदान करती है। बैकअप मतलब एक तरीके का सपोर्ट देती है कि जैसे मानो कि आपके पास ऐसी स्थिति है, कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों के, हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बताकर नहीं आती है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या किसी को कोई बहुत खतरनाक बीमारी हो जाए, या फिर कह सकते हो उसे पैसों की अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, या उसे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाए, तो बिजनेस वालों के लिए पैसा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास पैसा हमेशा नहीं आता, कभी आता है और कभी नहीं आता है। और कभी कभी बहुत सारा क्या कहते हैं ब्रेक डाउन भी हो जाता है, कभी कभी मार्केट गिर जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अगर आपके पास पैसा आपने इंश्योर नहीं किया होगा, बैंक में इंश्योर नहीं किया होगा, तो ऑब्वियसली आप क्या हो जाएगा, आपको धक्का लगेगा, और उसी धक्के से बचने के लिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं। तो पहला चीज़ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर. In return for the consideration of the premium, the insurance company promises you to pay the specified amount to be the insured when a specific event happens. मानो आपने अपने हेल्थ का इंश्योरेंस करा रखा है, आपके हेल्थ को कुछ हो जाता है, आपको कैंसर हो जाता है, आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी और वो आपके हेल्थ का ख्याल रखेगी। आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना छोड़ दीजिए। आपको आपकी हेल्थ का ख्याल कौन रखेगा? आपकी दवाइयों का खर्चा कौन उठाएगा? कंपनी उठाएगी। लेकिन जब तक आपको कुछ ऐसा नहीं होता है, तब तक आपको कंपनी का प्रीमियम भरते रहना होगा। मतलब कि जैसे किस्तें होती है प्रीमियम, तो वो आपको भरता रहना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइफ इंश्योरेंस। मैंने अभी बताया एक्सीडेंट और ऐसी किसी भी ऐसी प्रॉब्लम्स या कैसे किसी भी हॉबॉब के लिए हम फाइनेंशियल कवर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉमिनी। कौन होता है? नॉमिनी वो होता है जो पॉलिसी होल्डर होता है। अगर पॉलिसी होल्डर जो है, अगर वो प्रीमियम का पैसा नहीं दे पाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति से पैसे मांगेगी जिसको आप नॉमिनी बनाओगे। इसलिए जनरली लोग नॉमिनी किसको बनाते हैं? अपने फ्रेंड को बनाते हैं, या अपने मम्मी पापा को बनाते हैं, या ऐसे किसी रिश्तेदार को बनाते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा उस समय प्रीमियम भरने के लिए, तो वो नॉमिनी जो है वो आपका पैसा भरेगा, ठीक है। या जब आपको हेल्थ, जैसे मानो कि भाई आप बीमार हो गए, आप एक्सीडेंट हो गए, तो आप तो नहीं जा सकते ना इंश्योरेंस कंपनी में पैसा मांगने के लिए। तो उस वक्त क्या करोगे? उस वक्त आपका नॉमिनी ही आपकी जगह पे पैसे लेगा, ठीक है। अगला क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स द कॉस्ट ऑफ एन इंश्योर्ड इंडिविजुअल्स मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपेंसेस। मतलब कि जो मेडिकल और सर्जिकल एक्सपेंसेस होती हैं उसको उठाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं हम। जैसे मानो कि किसी व्यक्ति को बहुत ही खतरनाक बीमारी है, हो सकता है आने वाले समय में उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो इंश्योरेंस के जो पैसे होंगे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे उसके मरने के बाद। उसके अलावा जो व्यक्ति बीमार है, उसके अगर मेडिकल ट्रीटमेंट में पैसों की ज़रूरत होगी, तो वो पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी खुद उठाएगी, ठीक है। और अच्छे से अच्छे अस्पताल में आपका इलाज कराएगी, कम से कम दाम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस कराते हैं लोग अपने घर को बचाने के लिए। मानो आपका घर को भूकंप आ गया, ठीक है, ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, या आपके घर में आग लग गई, या शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर कोई भी ऐसी मतलब घटना हो गई, या आपके घर को किसी ने बुलडोजर चला दिया, किसी ने बदमाशी कर दी,
तो ऐसी स्थिति में होम इंश्योरेंस आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कि जिस व्यक्ति ने आपका घर गिराया होगा या जिस व्यक्ति ने आपके घर के साथ मतलब कुछ ऐसी बदमाशियां करी होंगी, उसको पुलिस में पकड़वाने के साथ साथ आपको उस आदमी से मुआवजा दिलवाने का काम भी इंश्योरेंस कंपनी का होगा, ना कि आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं वो सरकारी बैंक होते हैं। क्या होते हैं? पर सरकारी बैंक होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइवेट बैंक्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं? हम क्या करते हैं? बैंकों में अपना खाता खोलते हैं, उसमें पैसे जमा करते हैं, मतलब मनी डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, और समटाइम्स वी आल्सो कीप आर इम्पोर्टेंट ट्रू credentials in the bank locker. We also keep the gold jewelry and the important any kind of jewelry in the bank lockers. So the public sector banks and private sector banks both are important. But let me tell you one difference between the public sector bank and the private sector banks. Public sector banks has government employees and private sector banks has non-government employees, it means private employees. But प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की कमाई पब्लिक सेक्टर बैंक से ज़्यादा होती है। पूछो क्यों? जब लोग लोन लेने जाते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक से कम लोन लेते हैं जितना ज़्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक से लेते हैं। अब पूछो क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो EMI होती है वो कम होती है और पब्लिक सेक्टर बैंक की EMI बहुत ज़्यादा होती है। बहुत छोटी किस्तों में भी आप प्राइवेट बैंक से क्या कर सकते हो? लोन ले सकते हो, लेकिन सरकारी बैंक में एक फिक्स अमाउंट पे ही आप लोन ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेयरर चेक। बेयरर चेक क्या होता है? द वर्ड और बेयरर अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ द चेक इज नॉट कैंसल्ड, द चेक इज कॉल्ड अ बेयरर चेक। जब चेक कैंसिल नहीं होता बच्चों, उसे हम बेयरर चेक बोलते हैं। ठीक है। अ बेयरर चेक इज अ पेमेंट टू द पर्सन स्पेसिफाइड इन द चेक और टू एनीवन हु प्रेजेंट्स इट टू द बैंक फॉर पेमेंट। मतलब कि बेयरर चेक जो होता है उसकी एक खास बात होती है कि ये केवल उसी को दिया जाएगा जिस पर उस व्यक्ति का नाम लिखा होगा। मतलब जैसे मानो किसी व्यक्ति ने 10,000 का चेक काटा और ऊपर नाम नहीं लिखा है, तो वो पैसा किसी को भी दिया जा सकता है। कोई भी आदमी उस पर अपना नाम लिख करके वो पैसा ले सकता है। ठीक है। लेकिन बेयरर चेक में क्या होता है? किसी आदमी का नाम स्पेसिफाइड रहता है, उस आदमी का नाम लिखा रहता है उस पर कि किस आदमी को वो चेक भेजा जाएगा। ठीक है। और उस जो आदमी उसके पास जाएगा या तो उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। ठीक है। पहला चीज, या तो जो व्यक्ति उस चेक को लेकर आएगा, मानो कि जैसे मानो कि आपके घर में शादी है। ठीक है। आपने किसी को 1.5 लाख का चेक दिया शादी का मैरिज हॉल बुक कराने के लिए। ठीक है। शादी का मैरिज हॉल बुक कराने के लिए आपने शादी के मैरिज हॉल का जो मालिक है उसके नाम पर चेक काट दिया। अब आप उस चेक को वो व्यक्ति बैंक लेकर जाएगा तो उसको डायरेक्ट पैसे मिल जाएंगे। एक तो ये तरीका है, और एक अगर आप बैंक में चेक डाल देते हो, मतलब आप स्वयं जो पे कर रहे हो, पेमेंट करने वाला, तो हमने जैसे हम पे ही है तो हमने जाके बैंक में डाल दिया तो बैंक वाले डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा डाल देंगे। तो ये होता है आपका बेयरर चेक। अब ऑर्डर चेक क्या होता है ये भी देख लो। An order check is expressed to show payable and to be payable or a particular person without containing words prohibiting transfer or indicating that it will not be transferable. ये जो ऑर्डर चेक होता है ना, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले में बताया कि ऊपर वाले चेक में जो रहता है उसमें नाम स्पेसिफाइड रहता है, लेकिन ऑर्डर चेक में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑर्डर चेक में मतलब हम डायरेक्टली किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर उसका नाम नहीं लिखा रहेगा तो पैसे नहीं जाएंगे, ये सारी चीज़ें उसमें इतनी वो नहीं होती, रेस्ट्रिक्शंस कम होते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपन एंड अनक्रॉस्ड चेक। ओपन चेक क्या होता है? देखो, व्हेन अ चेक इज नॉट क्रॉस्ड इट इज नोन एज ओपन चेक और एन अनक्रॉस्ड चेक। पेमेंट ऑफ सच अ चेक कैन बी ऑब्टेन्ड एट द काउंटर ऑफ द बैंक। इस चेक की सबसे खास बात क्या होती है कि आप डायरेक्टली बैंक में जाइए, उसको जमा करिए और बैंक वाले तुरंत आपको पैसे दे देंगे। इसे बोलेंगे हम ओपन चेक। ठीक है। इसमें ना किसी नाम की ज़रूरत होती है, ना किसी ऐसी किसी चीज़ की जरूरत नहीं, बस इसमें पेन की ज़रूरत है, अकाउंट वाले का नंबर तो उसमें ऑलरेडी लिखा रहता है, बस सिग्नेचर चाहिए और पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है? क्रॉसिंग अ चेक मीन्स ड्रॉइंग 2 पैरेलल लाइंस ऑन द फेस ऑफ द चेक। जैसे आपका ये चेक होता है तो चेक के कोने पर 2 लाइन ऐसे खींच देते हैं, इसे हम क्रॉस चेक कहते हैं। ठीक है।
सो विदाउट एडिंग वर्ड्स लाइक सीओ और अकाउंट पेई, इसमें अकाउंट पेई और ये सब लिख दिया जाता है। और नॉट निगोशिएबल मतलब कि जो व्यक्ति जिसके नाम पर ये चेक है, अगर वो व्यक्ति इस पैसे को लेने आएगा तभी उसे ये पैसा मिलेगा। अगर इस क्रॉस का मतलब यही होता है, इसका मतलब है नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब कि अगर उसके नाम पर कोई व्यक्ति आ भी जाता है पैसे लेने तो उसे वो पैसा नहीं दिया जाएगा, इसका यही मतलब होता है। और डबल लाइन का मतलब यही होता है, अगर डबल लाइन नहीं लगी होती है तो उसके नाम पर जो भी व्यक्ति पैसा मांगने आ रहा है उसे वो चेक दिया जा सकता है, उसके पैसे दिए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है जानते ही हो तुम लोग, मम्मी पापा जो पैसे कमाते हैं उस पैसे का एक फिक्स अमाउंट होता है और उस फिक्स अमाउंट पे सरकार हमसे टैक्स लेती है। लेकिन इनकम टैक्स लेने की भी सरकार की एक न्यूनतम वो है, क्या कहते हैं, एक लिमिट है, ठीक है, एक मनी लिमिट है सरकार की, और उस लेवाई टैक्स पर ही सरकार पैसे लेती है। ऐसा नहीं होता कि किसी आदमी की बहुत कम तनख्वाह होती तो सरकार उसे इनकम टैक्स ले रही है। इस वक्त बता सकते हो बच्चों कि इनकम टैक्स की सबसे लो रेटिंग क्या है? 3.5 लाख रुपए होंगी जिसके, मतलब 3.5 लाख रुपीस साल भर की कमाई जिस व्यक्ति की होगी उससे सरकार पैसे इनकम टैक्स नहीं लेगी। 3.5 लाख से ऊपर वाले जितने भी हैं वो सभी इनकम टैक्स पे ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी क्या होता है? जैसे बच्चों पहले क्या होता था, अलग अलग टैक्स अलग अलग नाम से होते थे, जैसे इनकम टैक्स अलग होता था, एक्साइज ड्यूटी अलग होता था, परमिट ड्यूटी अलग होती थी, अलग अलग तरीके के टैक्स बने हुए थे। सरकार ने सारे टैक्सेस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया और एक टैक्स बनाया जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो आपका पहले वैट लगता था, कैट लगता था, अलग अलग तरीके के टैक्स लगते थे, उन सारे टैक्स को हटा दिया सरकार ने और एक टैक्स लगाया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब कि सामान पर भी लगेगा और सर्विस पर भी लगेगा, दोनों पर लगने वाले टैक्स का एक ही नाम है जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स, ये कैसा है ध्यान से देखो, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो सरकार आपसे डायरेक्ट नहीं लेती, जैसे इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, सरकार जो इंडिविजुअल है वो उससे पर्सनली टैक्स लेती है। जैसे कि मानो मेरा नाम ज्योति मिश्रा है तो मुझसे सरकार टैक्स ले रही है डायरेक्टली, अगर मैं मेरी तनख्वाह से काट रही है तो ये एक तरीके का डायरेक्ट पेमेंट है, डायरेक्ट टैक्स है, तो मेरा इनकम टैक्स क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा। लेकिन जीएसटी इनकम टैक्स जो जीएसटी होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कैसे, मैं आप लोगों को एक चेन समझा देती हूँ, समझ जाओगे। जैसे कि मानो कि एक व्यक्ति है वो मार्केट में कुरकुरे खरीदने गया, कितने रुपए के, 10 रुपए के कुरकुरे खरीदने गया, ठीक है, इसने कितने रुपए दिए, 10 रुपए दिए, ठीक है। उस व्यक्ति जो दुकानदार है आपका, उसको ये इसको क्या किया, इस व्यक्ति ने हमने इसको 10 रुपए दिए, ठीक है, इस व्यक्ति के पास 10 रुपए पहुंचे, लेकिन इस सामान को इसने 8 ही रुपए में खरीदा होगा और 1 रुपए अपने पास रखेगा और 1 रुपए कंपनी को देगा, ठीक है। जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला समझ रहे हो, जो बड़ा वाला इसका क्रेता होगा, जो इसको बोलते हैं डीलर, बोलते हैं डीलर, सामान का जो डीलर होता है, ठीक है। तो डीलर 50 पैसे डीलर कमाएगा और फिर उसके बाद लास्ट में आएगी तुम्हारी कंपनी। तो फाइनली किससे पैसा लिया गया, इससे पैसा लिया गया, लेकिन कितने लोगों के थ्रू, 1 2 3 लोगों के थ्रू मिलाकर हमें ये पैसे मिले हैं, मतलब हमने ये सामान खरीदा है। तो हमने 3 लोगों से गुजर कर जब ये सामान आया है तो इन सब के हिस्से का टैक्स हमने ही दिया है। तो हम एक तरीके से क्या हो गए, जीएसटी अप्लाई हो गए, हमारे ऊपर जीएसटी कैसे लगा, इनडायरेक्ट वे में लगा, कोई हमें सरकार डायरेक्टली पैसे थोड़ी मांगी है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। चलो आगे पढ़ते हैं। अब देखो इसमें जीएसटी में कुछ और भी चीजें दी हुई है, बाकी तुम लोग जानते ही हो। अंडर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एट द फॉलोइंग रेट 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। The single GST replaced several common tax and levies which included central excise duty। मैंने अभी बताया ना आप लोग को, अलग अलग नाम होते थे टैक्स के, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, सर्विस टैक्स लगता है, एडिशनल कस्टम लगता है, सर चार्जेस लगते हैं, स्टेट लेवल वैल्यू एडेड टैक्स होता है, ऑक्ट्रॉय होता है। ये सब जुड़ने के बाद हमको तब 10 रुपए का कुरकुरे मिलता है, वरना ये नॉर्मल कुरकुरे जब आप लोग मार्केट में खरीदने जाते हो तो किलो के भाव में मिलेगा, तो वो आपको 3 रुपए का पड़ जाएगा। जो कुरकुरे का 10 रुपए का पैकेट होता है वो नॉर्मली 3 रुपए का है, लेकिन हम सारे टैक्सेस को भरने के बाद उसे 10 रुपए का देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इतना पढ़ लिया ना, अब इसी संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, अब आप लोग मुझे आंसर बताना, ठीक है। डैश इज गेटिंग और रिसीविंग
something from someone which with the intention of giving it back after a period of time. इसे क्या बोलते हैं? बोरोइंग कहते हैं, कल्टीवेटिंग कहते हैं, इनकॉर्पोरेटिंग कहते हैं या प्रोड्यूसिंग कहते हैं? बोरोइंग कहते हैं, बिल्कुल सही। बोरोइंग मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या करते हैं हम कुछ व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से कुछ पैसे लेते हैं ताकि हम उसे थोड़े दिनों बाद, उस कुछ समय के बाद उसे हम वो पैसे लौटा सकें। इसे कहते हैं उधार देना। और इंडिया में उधार लेने और देने की आदत तो जानते हैं कितनी खतरनाक है। नेक्स्ट, डैश इज द मनी दैट इज चार्ज बाय अ बैंक। बैंक जो है वो मनी चार्ज करती है और अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बोरोइंग मनी। अब सर जब आप बैंक से पैसे लेते हो, उससे बोरो करते हो, तो वो आपको क्या करती है? आपसे कुछ पैसे लगाती है, आपके ऊपर एक कुछ चार्ज लगाती है। उस चार्ज को क्या बोलते हैं? अट्रैक्ट, इंटरेस्ट, मोनोपोलाइज, एंगेज। यस, वो बैंक आप पर क्या लगाती है? इंटरेस्ट लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस डैश मनी टू समवन। जो बैंक और अदर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसी को मनी क्या करती है? देती है, लेती है, रेंट करती है, फर्निश करती है। आगे पढ़ो। टू समवन who agrees that he will pay the money back in the future, usually with extra money added to the original amount, it is known as the interest. तो इंटरेस्ट हमको क्या करती है? बैंक देती है, लेकिन बैंक इंटरेस्ट हमसे लेती है। उससे पहले क्या करती है? उससे पहले तो वो हमको देती है ना, और उस देने को हम क्या बोलते हैं? लेंड, देना। डैश इज अ प्रिंस, सॉरी, dash is a printed instruction from an account holder to his or her bank directing it to pay a certain amount of money to a specific person. ठीक है, ये एक तरीके का प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन होता है। किसके लिए? फ्रॉम एन अकाउंट होल्डर के लिए। अकाउंट होल्डर कौन होता है? जो खाता धारक होता है, ठीक है। टू हर बैंक, बैंक के लिए। डायरेक्टिंग इट टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अ स्पेसिफिक पर्सन। मतलब ये एक तरीके का प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन होता है अकाउंट होल्डर के लिए और अपने बैंक को ये डायरेक्ट करने के लिए कि कुछ पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए। तो ये इस ऐसे प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्कुल सही। डैश इज अ कार्ड, ये एक तरीके का कार्ड है। इश्यूड बाय अ बैंक, बैंक इश्यू करती है। गिविंग द होल्डर, उस होल्डर कौन? अकाउंट होल्डर। एन ऑप्शन टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, सामान खरीदने के लिए तुम्हें एक कार्ड प्रोवाइड करती है। कौन? बैंक। विदाउट मेकिंग एनी एक्चुअल इमीडिएट पेमेंट, लेकिन कैसे? एक्चुअल इमीडिएट पेमेंट नहीं होगा उससे। कौन कौन सा कार्ड है वो? आधार कार्ड है, लेंडिंग कार्ड है, बोरोइंग कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। कौन सा कार्ड है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो जानते हो ना आधार कार्ड क्या होता है? डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। अब देखो फिर एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की बात आ गई। इश्यूड बाय अ बैंक, बैंक इश्यू करती है। दैट अलाउज द होल्डर, ये होल्डर को अलाउ करती है क्या करने के लिए? एक्सेस टू हिज अकाउंट, ताकि वो अपने अकाउंट से डायरेक्टली जुड़ सके। टू विथड्रॉ कैश, कैश निकालने के लिए। टू पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड और सर्विसेज को पे करने के लिए भी। ऐसे कार्ड को हम क्या बोलते हैं? डेबिट कार्ड, जिसको हम लोग एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस माय डियर। डैश इज मेनली ओपन टू रन अ बिजनेस, इसे ओपन किया जाता है क्या करने के लिए? बिजनेस चलाने के लिए। दैट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डेली ट्रांजेक्शन, जिसमें डेली ट्रांजेक्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं। इट इज नॉन इंटरेस्ट बैंक अकाउंट, इसमें बैंक अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं जोड़ती है। ना ही बैंक आपको कोई इंटरेस्ट देगी और ना ही आप बैंक को कुछ पैसे स्पेशली दोगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, करेंट अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। करेंट अकाउंट, बिल्कुल उसे करेंट अकाउंट कहते हैं बच्चों। ये ऐसे जानते हो क्यों करते हैं बच्चों? जैसे क्या होता है, मानो कि
कि आपके पापा ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उन्हें कभी कभी एक दिन में 2 लाख 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और कई बार उनके पास मानो 1 करोड़ रुपए एक साथ आएगा, तो क्या करोगे आप? अपने जेब में पॉकेट में भरोगे 1 करोड़ रुपए? नहीं ना। तो करंट अकाउंट क्या करती है सरकार? देखती रहती है कौन आदमी कितने पैसे ले रहा है। तो सरकार को करंट अकाउंट से बहुत सारी जानकारी भी मिलती है बिजनेसमैन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? डैश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिपॉजिट अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल्स. It is opened to the encourage people to save money and deposit their money. अब देखो ये एक डिपॉजिट अकाउंट है लोगों के लिए, जिससे लोग अपना पैसा बचा सकें और अपने मनी को बैंक में जमा कर सकें. इंटरेस्ट इज पेड ऑन द सेविंग अकाउंट. ऐसे पर इंटरेस्ट दिया जाता है एंड विच रिमेन्स नॉमिनल. जो आप जो पैसे जमा करते हो वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बैंक भी आपको 200-300 रुपए देगी साल भर खत्म होने के बाद. ऐसे साल भर या जितने भी समय के लिए आपने किया होगा, तो ऐसे अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या करंट अकाउंट? बताओ. सेविंग वाला सही है या रिकरिंग वाला सही है, ये बताओ पहले. अच्छा, लेकिन रिकरिंग भी वैसा ही होता है, सेम टू सेम होता है. थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग दे दिया है बच्चों, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. चलो कोई नहीं, ठीक ही है. सर कुछ गलत इसमें ये लिख दिया है कि पहले लिखा है सेविंग अकाउंट, ऊपर भी लिख दिया है और नीचे यहाँ लिख दिया है विच रिमेन्स नॉमिनल. चलो ठीक है, वैसे तो रिकरिंग होना चाहिए इसका, ना सेविंग लिख दिया. चलो कोई नहीं. रिकरिंग जानते हो ना बच्चों क्या होता है? रिकरिंग अकाउंट नहीं जानते हो? इसमें सेविंग अकाउंट भी रहेगा, इसमें टाइम मेंशन नहीं किया है ना. रिकरिंग अकाउंट में बच्चों टाइम मेंशन होता है. मैं आप लोगों को बता दूं रिकरिंग अकाउंट होता क्या है. देखो जैसे मानो क्या होगा कि आप रिकरिंग अकाउंट जो होता है वो कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ चालू करा सकते हो. जैसे आप ये बोलोगे कि मैं मंथली 5,000 रुपए बचाऊंगा अपनी तनख्वाह से. मानो आप 20,000 रुपए तनख्वाह पाते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप 5,000 रुपए अपने महीने से हर बार बचाओ. इससे क्या होगी? आपके बचत करने की आदत बढ़ेगी. तो आप क्या करोगे? आप बैंक में एक रिकरिंग अकाउंट खुलवाओगे, ठीक है, और उसे कुछ सालों के लिए खुलवाओगे. जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल, लोग अलग अलग टाइम पे खुलवाते हैं, ठीक है. मानो आपने 1 साल के लिए खुलवाया हो, ठीक है, आप 5,000 रुपए हर महीने जमा कर रहे हो. वो 5,000 रुपए हर महीने जमा होंगे तो 12 महीने में 5,000 का मल्टीप्लाई करो, कितना आता है तुम्हारा? 60,000 रुपए. कितना होगा? 60,000 रुपए. लेकिन आपने जब 1 साल आपका पूरा हो जाएगा ना बच्चों, तो आपके अकाउंट में उसी रिकरिंग अकाउंट में 62,000 रुपए आएंगे. कितने रुपए आएंगे? 62,000, क्योंकि 2,000 रुपया उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा. आया समझ में क्लास? हाँ, इसी को रिकरिंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है. इसमें टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है ना, इसीलिए ये आपका सेविंग अकाउंट होगा, ना कि रिकरिंग अकाउंट. यहाँ पे अगर टाइम लिखा होता है तो ये रिकरिंग अकाउंट हो जाता है, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. डैश इज ओपनड फॉर अ पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. देखो सेम दिया, वही दिया जो हमने अभी बताया आप लोग को. तो ये आंसर क्या होगा? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. चलो आगे. When a selling price is greater than the cost price, there is a dash. बिल्कुल सही, very good. Which of the following tax rates is not applicable under GST? अभी आप लोग ऊपर GST के बारे में पढ़े हो, कितना % है जो इसमें नहीं है? बिल्कुल 25% उसका पार्ट नहीं है, ठीक है. सो क्लास फॉर टुडे दिस मच ओनली. थैंक यू एवरीवन. ओके, नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू एवरीवन. Kindly fill your book, and if you will have any problem you can ask me. Okay.
थैंक यू।